गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जी हाँ मित्रों, मैं प्रदीप दीक्षित आपके लिए एक नए वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ। कहाँ हो? उठिए, मोबाइल उठाइए और सीधा हमसे जुड़ जाइए। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं विश्व की जनजातियों के बारे में। मैंने आपको एस्किमो के बारे में बताया, बुशमैन के बारे में बताया, मैंने भीलों के बारे में आपको बताया। बहुत सारी जनजातियों से हमने आपका घर बैठे ही परिचय कराया। उसी कड़ी में हम आपके लिए एक नई और जनजाति लेकर आए हैं, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन बात को शुरू करने से पहले मैं वही 4 लाइन दोहराऊंगा, और आज की जो 4 लाइन हैं उनमें से यदि एक भी लाइन आपके मन तक पहुंचे और उन लाइनों में ऐसा लगे कि आपके लिए एक लाइन देशभक्ति से जुड़ी हुई हो सकती है, तो दोस्तों उस लाइन उसे पसंद करना और अपने मन में धारण करना, अपनाना। अन्यथा इस पूरी कविता को एक हास्य और एक एंजॉय समझ करके भूल जाना दोस्तों। तो वो 4 लाइन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और फिर उसके बाद मैं अपने टॉपिक आज के पर वापस आऊंगा। दोस्तों, आज की 4 लाइनें मेरी उसी टॉपिक से जुड़ी हुई हैं जो मैं इस जद्दोजहद में लगा हूं कि कैसे भी हमारे देश में स्वदेशी को बढ़ावा मिले। ना लाइक सब्सक्राइब ना और ना शेयर की बात करूं। नहीं कहता दोस्तों, आज नहीं कहूंगा आपसे कि मेरे वीडियो को लाइक करना, ना ही कहूंगा इस वीडियो को शेयर करना, और दोस्तों ना ही कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन इन 4 लाइनों में से अगर आपको एक पसंद आ जाए तो उसको अपना लेना, बस मेरे लिए वही लाइक से बेटर होगा। दोस्तों, लाइक ना, सब्सक्राइब ना और ना शेयर की बात करूं, इस चाइनीज को डिसलाइक कर दो, बस इतनी फरियाद करूं। इस चाइनीज को डिसलाइक कर दो, बस इतनी फरियाद करूं कि बार बार मेरी मातृभूमि को ये ड्रैगन आंख दिखाता है, और फिर क्यों हिंदुस्तानी उस चाइनीज अपनाता है, फिर क्यों हिंदुस्तानी चाइनीज अपनाता है। मेरे महान देश भारत में यदि चीनी माल का बहिष्कार नहीं, मेरे महान देश भारत में यदि चीनी का बहिष्कार नहीं, तो इस भारत को मां कहने का हमको कोई अधिकार नहीं, तो इस भारत को मां कहने का हमको अधिकार नहीं। सौगंध मात की खाते हैं हम स्वदेशी अपनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सौगंध मात की कहते हैं, सौगंध मात की खाते हैं हम स्वदेशी अपनाएंगे। चाउमीन नहीं खाएंगे चाहे भूखे ही सो जाएंगे, चाउमीन नहीं खाएंगे चाहे भूखे सो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें अगर इस ड्रैगन को हराना है तो हमें इसकी कमर तोड़नी होगी, यानी इसकी अर्थव्यवस्था को ठप करना होगा, स्वदेशी को अपना करके और विदेशी को भगाना होगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपने पॉइंट पर वापस लौट करके आता हूं विश्व की जनजातियों के बारे में। आज हम बात करेंगे विश्व की एक अनूठी जनजाति के बारे में, जो ऐसी जनजाति है जो नरबली की परंपराओं में विश्वास रखती है। विश्व की ऐसी जनजाति जिसकी महिलाएं अपने पूरे बदन पर गोदने गुदवाने का चाव रखती हैं। दोस्तों, हम बताएंगे आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में जो किसी सरोवर के तट पर जाकर के किसी आम और किसी पीपल के वृक्ष के नीचे विवाह संपन्न करती है। जी हाँ दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के और उत्तर पाने के लिए हम आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, जो है हमारा विश्व की जनजातियां। और उन्हीं जनजातियों में आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली गौड़ जनजाति के बारे में। गौड़ जनजाति, सबसे पहले बात करते हैं इस गौड़ शब्द की। गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। किससे हुई है? खोंडा से। और खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। खोंडा का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। क्योंकि यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, इसीलिए इसे खोंडा कहा जाता है। खोंडा से गौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ था, एक छोटी सी कहानी है। प्रधान होते हैं इनके, जो इनकी जनजातियों का
इनका बखान करते, इनका इतिहास सुनाते, गा करके सुनाते इनका इतिहास गौड़ों का। उन प्रधान की कथा के अनुसार एक बार क्या हुआ था, इनकी मान्यता है कि जब गौड़ जनजाति का भगवान पैदा हुआ था, इनके जब भगवान की उत्पत्ति हुई थी, तो उस भगवान की जो माँ थी उसे जंगल में कहीं अकेला छोड़ करके चली गई। वहां से निकलती हुई पार्वती माँ जा रही थी कहीं पर, और पार्वती माँ की नजर उस बालक पर पड़ी, तो पार्वती जी को दया आ गई और उन्होंने उस बालक को उठा लिया और उठा करके वो अपने घर ले आई और घर ला करके उस बालक का पालन पोषण करने लगी। जब महादेव जी तपस्या करने के बाद घर लौट कर आए और उन्होंने वहां पर एक बालक को पड़ा हुआ देखा, तो शंका के वशीभूत होकर के असमंजस में वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने उस बालक को एक पहाड़ी गुफा में कैद कर दिया। ये बात गौड़ों के देवता पानेड़ी कपार लिंगम को पता चली और पानेड़ी कपार लिंगम ने क्या किया, जंगूबाई को साथ लेकर के उस गुफा से अपने भगवान को मुक्त कराया। और जैसे ही भगवान को देखा तो वो 4 वर्गों में लौट करके आए, 4 रूपों में लौट करके आए, यानी 1 से 4 हो गए। और ऐसी मान्यता है कि इन्हीं 4 वर्गों भगवानों से 4 वर्गों की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही जनजाति है गौड़। चलिए शुरू करते हैं गौड़ के बारे में और बहुत सारी बातें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्रों की। दोस्तों, ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत में इनका निवास क्षेत्र होता है। प्रायद्वीप कहते हैं, जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ भूभाग होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ भाग होता है उसको द्वीप कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों के नाम अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आदि राज्यों में निवास करते हैं। ये देखिए, हम बात करें तो थोड़ा सा आउटलाइन बना के हम आपको क्लियर करेंगे। ये वाला जो भाग है एमपी वाला भाग है, इससे नीचे ये महाराष्ट्र का भाग है, और महाराष्ट्र और एमपी के अलावा यहां पर उड़ीसा राज्य है। ये पूरा क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। मेकाल, सोन, ये पहाड़ियां हैं इस क्षेत्र में। मेकाल, विंध्याचल, सतपुड़ा, देव, सोनगढ़, ये पहाड़ी क्षेत्र है। मेकाल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, देव सोनगढ़ का पर्वत है। इधर ये जो मध्य प्रदेश का बस्तर जिला है, कौन सा जिला है? बस्तर। यहां पर पठारी भूमि है। बस्तर का पठार आपने सुना होगा, पठारी भूमि है। यहां पर भी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र पाया जाता है। इसमें ये बहुत पहले से आदिकाल से निवास कर रहे, प्राचीन काल से निवास करते, ऐसा कहा जाता है। मेकाल, विंध्याचल, सतपुड़ा, देव, सोनगढ़, ये इनका निवास क्षेत्र है। इनके अगर थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें हम, तो हम देखते हैं कि ये जो जनजाति है, गौड़ जनजाति है, ये मुगलों के काल से ही भारत में निवास कर रही थी।
मुगलों के काल से ही भारत में रहती थी, लेकिन जैसे ही मराठों का आक्रमण शुरू हुआ और मराठों के आक्रमण के कारण ये एक सीमित क्षेत्र में सिमटती हुई चली गई और सन 1940 में ये बहुत ही कम क्षेत्र में सिमट करके रह गई, गौड़ जनजाति हाशिए पर पहुंच गई। सन 1940 में मराठों के आक्रमण के कारण ये चारों तरफ से थोड़े से क्षेत्र में सिमटती हुई चली गई। पहले इनका शासन 4 जगह पर था। कहां था? 4 जगह पर। कौन कौन से इनके 4 शासन था? पहले 4 राज्यों पर इनका शासन माना जाता था। कौन सा? गढ़ मांडला, खेड़ला, चांदा, गढ़मांडला, खेड़ला, चांदा और गढ़मांडला, खेड़ला, चांदा, ये 3-4 क्षेत्र थे जिन पर इनका शासन था, जिसमें गढ़मांडला, खेड़ला, चांदा, जी ये 4 क्षेत्र है। गढ़, ये मांडला, गढ़, मांडला, खेड़ला और चांदा, ये 4 शासन थे क्षेत्रों पर इनके पहले समय में। लेकिन बाद में क्या हुआ? मराठों का भारत पर आक्रमण इधर क्षेत्र में होता रहा और ये आक्रमण के कारण ही यहां पर इस जनजाति पर बहुत विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और सिमट करके बहुत छोटे क्षेत्र में आ गई। तो चलिए आगे बात करते हैं निवास क्षेत्रों के इनके आर्थिक क्रियाकलापों की। आर्थिक क्रियाकलापों की आर्थिक क्रियाकलापों में इनका जो प्रमुख कार्य है वो कृषि करना है। क्या है? कृषि है। ये लोग 3 प्रकार की कृषि करते हैं, यानी जो मुख्य कृषि है झूमिंग, दिप्पा, झूमिंग, दिप्पा और पेड़ा, ये कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि, दिप्पा कृषि, पेड़ा कृषि। पेड़ा कृषि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। पेड़ा कृषि कहते हैं बस्तर जिले में, बस्तर जिला कहां है? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पहाड़ी ढालों पर, किस पर? पहाड़ी की ढालों पर जो खेती की जाती है इसे क्या कहते हैं? पेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेड़ा। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में गौड़ जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? पेड़ा कहा जाता है। परीक्षाओं में कई बार बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है। झूमिंग कृषि का ही रूप है पेड़ा। 3-4 साल ये किसी क्षेत्र में जाकर के खेती करते हैं और 3-4 साल जब उसके बाद उपजाऊपन खत्म हो जाता तो दोबारा दूसरी जगह जाकर के फिर ये वही क्रिया दोहराते रहते हैं। सबसे पहले जाकर के वनों में, जंगलों में आग लगा देते हैं, उनको काट देते हैं और पूरी क्षेत्र को खाली करने के बाद उस क्षेत्र में बीज बिखेर देते हैं और फिर वर्षा अपने आप हो जाती है, कुदरती कृषि हो जाती है, तो उससे ये भरण पोषण करते हैं। तो पेड़ा कृषि इनकी प्रसिद्ध है। कृषि आखेट, कृषि के बाद आखेट, ये लोग आखेटक होते हैं। आखेटक यानी शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा शिकार को रोधित कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आज ये जनजाति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिकार के रूप में आज भी इस आखेटक क्रिया को अपनाए हुए। आज भी ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं, जीव जंतुओं को मार करके लाते हैं
और ला करके आपस में बांट करके खा लेते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति है। आगे टके इनके भोजन, बात करते हैं भोजन। भोजनों में अगर हम देखें तो कोदू और कुटकी, कोदू और कुटकी इनके स्थानीय अनाज हैं। ये दोनों क्या है? स्थानीय अनाज है जिनका ये भक्षण करते हैं। स्थानीय अनाज, कोदू और कुटकी इनका स्थानीय अनाज है। ये चावल भी खाते हैं। क्या खाते हैं? चावल, चावल भी खाते हैं दोस्तों। और चावल विशेष उत्सवों पर बनाया जाता है। उत्सवों पर चावल जरूर बनाया जाता है, ऐसी इनकी मान्यता है। कृषि, आखे, भोजन, भोजन में कोदू और कुटकी इनके स्थानीय अनाज है। इनके अलावा ये लोग चावल भी पसंद करते हैं दोस्तों। चलो बात करते हैं इनके वस्त्रों की। भोजन के बाद वस्त्र। देखिए पुरुष हैं वो तो धोती काटते हैं। पुरुष क्या पहनते हैं? धोती। और जो महिलाएं होती हैं, वो साड़ी, लुगड़ी, चोली आदि पहनती है। साड़ी, लुगड़ी, चोली ये पहनती है। ये इनके वस्त्र हैं। इसके अलावा वस्त्र पुरुष हैं वो साफा भी बांध लेते हैं। आभूषण, बात करें आभूषण, ये लोग चांदी और एल्युमिनियम से बने हुए आभूषण अधिक पहनते हैं। चांदी और एल्युमिनियम, चांदी और एल्युमिनियम के आभूषण पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये जो मनके और हार मोतियों के कौड़ियों के हार, ये भी मनके कौड़ी होती है दोस्तों, कौड़ियों के हार भी ये पहनना पसंद करते हैं। मुक्त प्रवेश में रहते हैं प्राकृतिक के में। चांदी, एल्युमिनियम, मनके, कौड़ियों से अपने आप को सजाते हैं। महिलाएं हैं वो अपने पूरे शरीर पर गोदने गुदवाती हैं। ये कई बार बोर्ड में पूछा है, किस जनजाति की महिलाओं को शरीर पर गोदने गुदवाने का चाव होता है, इंटरेस्ट होता है? तो गौड़ों में सबसे ज्यादा, महिलाओं में। गोदने गुदवाने का चाव होता है। चाव यानी शौक होता है। आज भी देखिए फैशन चल रहा है। आजकल के जो युवक हैं, युवतियां हैं, नई पीढ़ी है, वो टैटू गुदवाना पसंद करती है। इसी प्रकार ये पूरे शरीर पर गोदने गुदवाते हैं। पत्तियां, फूल, चांद वगैरह और बिंदिया सी कुछ भी ये गुदवा लेती हैं जो इनको पसंद आता है। कुछ महिलाओं को तो आपने देखा होगा, हमारे भीलों में भी देखने को मिलता है, अपने पति का नाम या खुद का नाम भी अपने हाथ पर ये गुदवा लेती हैं। तो ये इनमें भी पाया जाता है। आभूषण के बाद इनके औजार के बाद बात करते हैं औजारों की। औजार, खुरपा, जिसको खुरपी कहते हैं, खुरपी, फालिया,
दरांती, फावड़ा, और नुकीले तीर आदि भी ये बना दे। लोहार काम करते हैं। लोहारों का क्या काम है? लोहार जनजाति के लोग इन औजारों को बनाने का काम करते हैं। खुरपी है, फालिया है, दरांती है, फावड़े हैं, तीरों की जो नोक है उनको भी बनाने का काम लोहार के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब औजारों के बाद हम इनके समाज और संस्कृति की। समाज और संस्कृति। इनका समाज बहुत ही अच्छा है, रोमांचक इनकी रीति है। और समाज और संस्कृति में हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो ग्रह है उसमें पितृसत्तात्मक प्रणाली पाई जाती है। पितृवंशीय प्रणाली। पितृवंशीय प्रणाली पाई जाती है जिसमें पिता ही घर का मुखिया माना जाता है। उसके आदेशों की कभी अवहेलना नहीं की जाती, यहां तक कि उसके आदेश ही मान्य होते हैं और महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता। पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति है उसको पुत्रों में बराबर बांट दिया जाता है, किंतु स्त्रियों के अधिकार की बात ये लोग नहीं करते हैं। तो पुत्रों का अधिकार होता है, पुत्रों का संपत्ति में अधिकार होता है, किंतु किसका नहीं होता? पुत्रियों का नहीं होता। ठीक है ना, पुत्रियों का नहीं होता, पुत्री का नहीं। गांव में एक समाज होता है और समाज में पंचायत का अहम योगदान होता है। पंचायत ही सारे फैसले करती है। कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा पंचायत के द्वारा मानना अनिवार्य होता है। ये लोग गांव को, इनका जो गांव है उस गांव के मुखिया को, जैसे गांव में सरपंच होता है, मुखिया होता है, उस गांव के मुखिया को मुखादम कहते हैं। मुखादम या पटेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल। मुखादम या पटेल भी कहा जाता है। गांव में जो चौकीदार होता है, गांव में जो चौकीदारी करने के लिए चौकीदार होता है ना, चौकीदार, उसे ये कोतवाल कहते हैं। कोतवाल, पोतवाल कहा जाता है। गांव में चौकीदार को क्या कहा जाता है? पोतवाल। और दोस्तों, जो पुजारी होता है, पुजारी, मंदिर का जो पुजारी या पुरोहित होता है, उसे ये लोग क्या कहते हैं? देवारी के नाम से जाना जाता है। देवारी। गांव को नगला कहा जाता है। इनका जो गांव है वो छोटा छोटा गांव होता है, उसको नगला कहा जाता है। नगला या पल्ली कहा जाता है। गांव या नगला या पल्ली कहा जाता है। नगले होते हैं हमारे आसपास, कई नगला है, नगला कुह है, नगला कुटेला है, नगला चहार है, इस प्रकार पल्ली होते हैं, पाड़ा होते हैं, तेली पाड़ा है, ये है, बहुत सारे हैं। इनको पल्ली पाड़ा या नगला के नाम से जाना जाता है। ये लोग गांव को इस नाम से जानते हैं। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखादम कहा जाता है। और चौकीदार को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। और गांव में विवादों का निपटारा कौन करती है? पंचायत के द्वारा की जाती है। जो गांव का मुखिया है और पंचायत जो फैसला करती है उसका फैसला सबको मान्य करना
अनिवार्य है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं हम इनके विवाह संस्कारों की। इनके विवाह संस्कार भी बड़े अजीब होते हैं। इनमें सेवा विवाह, सेवा विवाह यानी किसी भी युवक को अपनी मनपसंद युवती से विवाह करने के लिए उस युवती के घर जाकर के और 5 साल तक सेवा करनी पड़ती है। सुना दोस्तों, सेवा विवाह। किसी भी युवक को जिस लड़की से शादी करनी है उस लड़की के घर वालों की 5 साल सेवा करनी पड़ती है, तब उस लड़की के घर वाले डिसाइड करते हैं कि लड़का हमारी लड़की के लिए अनुकूल है, अन्यथा नहीं है। अगर मान लो किसी ने 5 साल सेवा करवाने के बाद भी मना कर दिया तो कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा अनूठा विवाह इस जनजाति में देखने के लिए मिलता है। दूसरा है हरण विवाह, यानी युवक विवाह करता है तो वो युवती को कहीं भगा ले जाता है, उसका अपहरण कर ले जाता है और le जा करके कहीं एकांत में जाकर के और विवाह कर लेता है। हरण विवाह भी इनमें देखने को मिलता है। विनिमय विवाह, विनिमय कहते हैं एक दूसरे की आदान प्रदान करना, यानी उसकी एक ही बहन से बी ने और बी की बहन से ए ने आपस में ही विवाह कर लिए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? विनिमय विवाह। इसको अट्टा सट्टा भी कहा जाता है। तो इनमें विनिमय विवाह पाया जाता है। और चौथा है विधवा विवाह। इसको तो सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है विधवा विवाह का, तो ये बहुत अच्छा विवाह है, विधवा विवाह। विवाह दोस्तों कहीं ना कहीं किसी जलाशय के किनारे पर किया जाता है और किसी पीपल या बरगद या आम के पेड़ के नीचे विवाह किया जाता है। किसी जलाशय पर जाकर के और युवक और युवतियां जलाशय के नीचे पीपल और आम के पेड़ के नीचे विवाह का संपादन करते हैं। और दोस्तों ये इनके विवाह हुए। विवाहों में राम धुन जरूर गाई जाती है। क्या गाई जाती है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये राम राम की धुन गाई जाती है विवाह में, ताकि अनिष्ट का निवारण हो सके। राम धुन गाई जाती है। ये जब मकान बनाते हैं, घर का मुहूर्त निकलवाते हैं, तो घर के मुहूर्त करने से पहले ये उस जगह पर किसी मुर्गे और बतख की बलि देते हैं। मुर्गे और बतख की बलि भी देते हैं। ये अजीब संस्कृति चल रही है। मुर्गे और बतख की बलि दी जाती है। इसके अलावा ये दंतेश्वरी माता, दंतेश्वरी, बड़ा देव, शंभू महादेव, इनके देवता हैं। और ये दंतेश्वरी माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? नर बलि देते थे। काली माता को, काली की भी पूजा करते हैं। दंतेश्वरी और काली को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी दी जाती थी पहले। नर बलि दोस्तों, इस पर अंग्रेजों के शासन होने के बाद, जब अंग्रेजों का शासन हो गया तो अंग्रेजों ने गौड़ जनजाति में नरबली को बिल्कुल एकदम रोक दिया, उसको कानूनी अपराध घोषित कर दिया। तब से नरबली को रोक लगाया गया। बाकी इनमें बतख और मुर्गे की बलि आज भी दी जाती है, और जो भी बलि दी जाती है उसको ये बराबर बराबर प्रसाद के रूप में बांट देते हैं दोस्तों। इसके अलावा इनमें नाच गान का बड़ा चाव होता है। स्त्री और पुरुष पूर्णिमा की चांदनी रात में क्या करते हैं दोस्तों? पूर्णिमा की चांदनी रात में और स्त्री और पुरुष पूरी रात डांस करते हैं, पूरी रात नृत्य करते हैं। इनको नाचने गाने का बहुत चाव होता है। इनको चाव होता है, बहुत चाव होता है। पूर्णिमा की रात में ये स्त्री और पुरुष मिलकर के साथ साथ डांस करते हैं, नाच गान करते हैं, ऐसा इनमें चाव होता है। घर का मुहूर्त निकलवाते हैं, तो घर का मुहूर्त करने के बाद भी और ये घर का मुहूर्त करवाने से पहले पूरी रात उत्सव मनाते हैं और नृत्य करते हैं। इसके अलावा
इनकी संस्कृति अजीब अजीब है। देखिए हम बात करते हैं आधुनिक संस्कृति के प्रभाव की। आधुनिक संस्कृति के प्रभाव की सभी जनजातियों में आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा, आधुनिक संस्कृतियों का क्या प्रभाव है। मार्कर चाहिए। आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। इनके जीवन शैली में काफी परिवर्तन आ रहे हैं। आज जनजातियों के विकास के लिए माड़ा जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार ने इनके जीवन शैली को सुधारने के लिए अनेक प्रकार के प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें ये लोग अब प्राचीन शिकार वगैरह छोड़ करके आधुनिक कृषि कार्य करने लगे हैं। और कृषि के अलावा ये बैंकों में, कार्यालयों में, वही कहूंगा कि आसपास जहां भी इनको नौकरी उपलब्ध हो पाती है वहां पर ये नौकरी करने लग गए हैं। ये शिकार को छोड़ चुके हैं। नरबली जैसी इनमें पाई जाने वाली जो कुरीतियां हैं वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी परंपराएं आज भी प्रचलित हैं। आज भी इनकी महिलाएं अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर गोदने गुदवाती हैं। आज भी उत्सवों में बतख और मुर्गे की बलि दी जाती है। आज भी ये प्राचीन समय के लिए मनोरंजन करने के लिए मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं। इकट्ठे होकर के मुर्गों लड़ा करके शर्त रखते हैं और एंजॉय करते हैं। इस प्रकार अनेक सारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आधुनिक संस्कृतियों का प्रभाव आज इनके जीवन पर पाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कल या अगले नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सावधान रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए दोस्तों, बने रहिए, टेंशनों को छोड़ दीजिए, मुस्कुराइए। मैं प्रदीप दीक्षित आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।